गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज है 4 फरवरी और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस। दोस्तों एनालिसिस करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों हम सब लाइफ के अंदर में मेहनत बहुत करते हैं और कोशिश करते हैं कि बस मेहनत से खुद के लाइफ में तो चेंज लेके आएँ, साथ में हमारे अराउंड जो लोग हैं, जो हमारी मेहनत का हिस्सा बनते हैं, उनकी लाइफ में भी चेंज लेके आऊँ। ये यूट्यूब के माध्यम से मैं पिछले 5 साल से लगा हुआ हूँ और लगा हुआ हूँ एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के साथ में। कि क्या जो आम आदमी है, जो शेयर बाज़ार को सही तरीके से नहीं समझता है, क्या इसको मैं इतना सिंपल कर दूँ कि एक आम से आम आदमी भी शेयर बाज़ार कैसे वर्क करता है, वो मैं सबको सिखा सकूँ। बहुत लोग सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ है। इलन मार्केट्स के चैनल में 75 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो गए। मेरे पर्सनल चैनल में जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं, 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो गए। लेकिन एक मेरा कंप्लेन है, कंप्लेन ये है कि मैं बोलता नहीं हूँ कभी, लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूँ। कि बहुत लोग हैं आप लोग में से जो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। साढ़े 8 लाख लोग ऐसे सब्सक्राइब कर रखे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। बट इस साल का मेरा टारगेट है 2024 का कि मैं 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन में जाऊँगा। 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन से क्या होगा? क्या मुझे पैसे बनेंगे मेरे? नहीं, ऐसा नहीं। 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन से क्या होता है? यूट्यूब रिकॉग्नाइज़ करने लग जाता है आपको कि आप सीरियस कंटेंट बना रहे हैं और आपके वीडियोज़ को और रिकमेंड करना चालू कर दें। तो मेरे लिए ये 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स की जर्नी है, जो मैं आपके साथ में पूरी करना चाहता हूँ। तो टारगेट 2024 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कुछ नहीं करना होगा, खाली बस सब्सक्रिप्शन बटन दबाना है, पैसे-वैसे कुछ नहीं लगेंगे। हाँ, आपके सब्सक्रिप्शन बटन दबाने से मेरे जो मेरा जो स्टेटस है यूट्यूब के अंदर में, वो बेटर हो जाएगा जिससे और लोगों तक मैं पहुँच पाऊँगा और मेरा जो विज़न है कि घर-घर, कोने-कोने में शेयर बाज़ार का सही ज्ञान पहुँचे, वो मैं संपूर्ण तरीके से पूरा कर पाऊँ, राइट? चलिए वीकेंड एनालिसिस करते हैं। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ और देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है और आज एक चर्चा करेंगे पेटीएम पे कि पेटीएम जो है, ऐसे स्टॉक जो इतना गिर जाते हैं, इनमें अपने को कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैंने भी पेटीएम के बारे में बात की थी वैसे। 11 अक्टूबर मेरा बर्थडे वाले दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने 5 स्टॉक का मेंशन किया था कि ये 5 स्टॉक को देखिएगा बिकॉज़ उस समय उनमें मोमेंटम था। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे पार्टिसिपेट किया था पेटीएम में और अब मैं प्रोबब्ली क्या करने वाला हूँ पेटीएम के अंदर। तो वीडियो बंद करता हूँ और स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और आपके साथ चर्चा करता हूँ पहले मार्केट्स में क्या हो रहा है दुनिया भर के अंदर। तो दुनिया भर का मार्केट में सबसे पहला मार्केट है डॉलर का। तो डॉलर जो है अगर अपन अपने बार-बार बात कर रहे हैं कि एक मोटा-मोटी एक रेंज इसने बना ली अपनी और इस रेंज पे थोड़ा ऊपर-नीचे करता रहता है, राइट? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केट में अभी वो है यूएस का यील्ड कर्व। तो यूएस का यील्ड कर्व जो कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स जो है, उसके आधार पे कई बार मूव करता है। तो यूएस का यील्ड कर्व ऊपर की तरफ हल्का-सा आया है, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स भी आप देखिए हल्का-सा ऊपर है। क्या ये एक रैली, बड़ी रैली में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं पता। एक गेस वर्क ही कर सकता हूँ मैं। बट हाँ, जो टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं, उनकी सोच यही रहती है कि अगर ये पुराने स्विंग हाई को तोड़ दे, तब ये एक बड़ा रैली दे सकता है। जैसे यूएस यील्ड कर्व का पुराना स्विंग हाई था 4.185, इसके ऊपर जाएगा तभी मैं इसको रैली मानूँगा। डॉलर इंडेक्स का जो पुराना स्विंग हाई था, वो था 104.36, इसके ऊपर जाएगा तभी मैं मानूँगा कि शायद वो रैली के लिए तैयार है। नहीं तो तब तक मैं अभी भी ये मानूँगा कि शायद डॉलर नीचे ही जाएगा या कम से कम वहीं पे रहेगा और अगर वहीं पर ही रहेगा, तो ऑब्वियसली डॉलर का एक अपना चाल है जिसके कारण मार्केट भी इम्पैक्ट करेगा। अब चलते अपने निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी के अंदर में देखिए चाल जो है, वो काफ़ी हद तक ब्रॉडर चाल देखोगे डॉलर नीचे गया था, निफ्टी ऊपर गया था, डॉलर कंसोलिडेट करके थोड़ा ऊपर जा रहा है, निफ्टी भी यहाँ पर अनसर्टेन हो रहा है, राइट? लास्ट वीकेंड के अंदर में लास्ट वीक में रादर काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया निफ्टी ने। अगर हम निफ्टी के चार्ट्स देखें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप का, ये 75 मिनट का चार्ट है। तो अगर इसको देखें, तो एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ में मार्केट बंद हुआ है और जनरली क्या होता है कि फ्राइडे के एंड में अगर मार्केट क्लोजिंग पॉजिटिव बंद होता है, तो एक फॉलो ऑन नेक्स्ट वीक के अंदर में भी एक पॉजिटिविटी मार्केट में दिखती है। तो क्या मार्केट यहाँ से घनघोर तेजी की तरफ जाएगा? देखिए घनघोर होगा कि नहीं पता नहीं, बट लुक एंड फील स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज डेफिनेटली तेजी। अब डॉलर इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्पॉइल
पार्टी स्पॉइल करता है कि नहीं करता। अगर बहुत ज्यादा ऊपर गया डॉलर तो 104-50 के ऊपर गया तो पार्टी स्पॉइलर हो सकता है। अगर डॉलर यहीं खड़ा रह गया तो निफ्टी अपना जो खुद का डायनेमिक्स है, जो कि हमारे निजी भारत के अंदर में जो जियोपॉलिटिकल जो जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज आ रहे हैं उसके कारण जो तेजी बनेगी वो तेजी तो एज इट इज ही चलती रहेगी। तो आई थिंक इलेक्शन तक किसी भी हालत में निफ्टी को बेचने का मन नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का उसमें तेजी है और तेजी ही लॉजिकली रहना चाहिए। मार्केट कई बार ओवरबॉट होता है, ओवरसोल्ड होता है। अगर अपने मार्केट ब्रेथ की बात करें जो स्टॉकेज में अवेलेबल है, यहाँ पर आप देखिए मार्केट लास्ट टाइम जब बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया था तब यहाँ से 21,600 21,800 से 22 के एक हल्का सा करेक्शन आया था, अभी वापस 21,800 में आ गया। बट अभी इतना ओवरबॉट नहीं है मार्केट जितना लास्ट टाइम था। तो अभी भी थोड़ा रूम है कि मार्केट के अंदर में एक कंटिन्यूटी ऑफ द तेजी रह सकता है फ्रॉम अ मार्केट ब्रेथ पर्सपेक्टिव, राइट। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो नेस्डैक तो जबरदस्त कर ही रहा है, अनबिलीवेबल तेजी नेस्डैक के अंदर में है। और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की बात करें तो वहां पर भी बिकॉज डॉलर इंडेक्स के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो ये भी वेट कर रहा है कोई व्यू मिल जाए। डॉलर अगर ऊपर गया तो ये नीचे जाएगा, निफ्टी भी नीचे जाएगी, और डॉलर अगर नीचे चला गया तो ये ऊपर जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, मैं 16 साल से दे रहा हूँ। आई होप ये एक्सप्लेनेशन से आपको फायदा हो रहा होगा। तो समय ही बताएगा कि अब हमें क्या करना। चलिए अब अपने चर्चा करते हैं पेटीएम की। तो मैंने एक वीडियो बनाया था 11 अक्टूबर को जो मेरा बर्थडे है, और यहाँ मैंने 5 स्टॉक की बातें की थी। उन 5 स्टॉक के अंदर में था बीएससी, क्रिसल, डीमार्ट, सीडीएसएल और पेटीएम। ठीक है, एक एक करके इन स्टॉक्स को अपने पकड़ते हैं और देखते हैं इन स्टॉक्स में एक्चुअली हुआ क्या है। मेरा जो बेसिस था इन स्टॉक्स पे बात करने का वो था ये जो चार्ट है जहां पर ये मंथली और वीकली का कॉम्बिनेशन है। बिकॉज मैंने जो 5 स्टॉक आपको ये मेंशन किए थे ये एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम इन्वेस्टिंग चार्ट्स थे। तो सबसे पहले अपने बीएससी को देख लेते हैं। तो बीएससी के अंदर में अगर मैं 11 अक्टूबर से ही इस प्राइस एक्शन के देखूं तो ये है 11 अक्टूबर। यहाँ पर है 1 नवंबर, और इसको वीकली चार्ट पे देख लेते हैं, इतने इजीली देख पाएंगे इस चीज को। यस, तो ये है 11 अक्टूबर। 9 अक्टूबर के आसपास है, उस समय 1450 के करीब भाव चल रहा था। ये 11 अक्टूबर का आप देख पा रहे हैं, और अभी आज के रेट में इसका भाव चल रहा है 2465, मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपए का तेजी इसके अंदर में बीएससी में आ गया है। रीजन बहुत ही सिंपल थे कि फाइनेंशियलाइजेशन इंडिया में हो रहा है और डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंडिया में बहुत बड़ा हो रहा है। बीएससी का जो सेंसेक्स है वो डेरिवेटिव्स में लॉन्च हुआ था फ्राइडे को, अच्छा मार्केट शेयर पकड़ रहा था। तो लग रहा था कि ये पूरा जो बेनिफिट है एक एक्सचेंज को, एक्सचेंज होने के कारण वो बेनिफिट का अब एक वैल्यू अनलॉकिंग होगा इस एक्सचेंज में। तो मैं एक्चुअली बात तो बहुत पहले से कर रहा हूँ अपने स्टॉकेज क्लब में, बट आपके साथ जब वीडियो रिकॉर्ड किया तो मेरे को लगा कि यहाँ से और स्ट्रेंथ ही होना चाहिए, तो इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक था। दूसरा स्टॉक क्रिसिल। देखिए अगर इंडिया फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी के तरफ मूव कर रहा है और एसएमईज जो है इंडिया के वो इंडिया का नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर है, तो एसएमईज को कैपिटल रेज करने के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है, वो है क्रेडिट रेटिंग। और क्रिसिल जो है वो लीडर है क्रेडिट रेटिंग डोमेन के अंदर में। तो मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ये कोई छोटे मोटी अवधि की स्टोरी नहीं है। तो अगर मैं इसको अक्टूबर के हिसाब से देखूं तो 11 अक्टूबर के करीब इसका प्राइस था, यहीं पर ये ब्रेकआउट पे मैंने रिकमेंड किया था या मैंने बताया था कि यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक को। तो वो प्राइस था तकरीबन 3904 था, और ये मोटा मोटी अभी उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 4200। तो आप देखो प्लस माइनस कुछ ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। और इसका मंथली चार्ट में अभी मोमेंटम है, बट इसका जो वीकली चार्ट है यहाँ पे इसमें मोमेंटम जो है वो कमजोर हो गया। तो मोमेंटम जब कमजोर होता है तो स्टॉक जो है वो एक बार या तो खड़ा रह जाता है या उसके अंदर में करेक्शन आता है। तो क्रिसिल हो सकता है कि मोमेंटम का इंतजार कर रहा है। फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव इट्स अ रीजनेबली गुड स्टॉक। अब देखते हैं डीमार्ट। डीमार्ट मुझे एज अ बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो कर रहे हैं
ये जो ओन फैसिलिटीज को ओन करके जो ये मॉडल अपना क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक है और बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत अच्छा स्टोरी हो सकता है। तो फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव अगेन इसके अंदर में इतना मोमेंटम नहीं है अभी, बट फ्रॉम अ प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि ये एक रेंज में भी चल रहा है। जब ये रेंज को तोड़ेगा और मोमेंटम आएगा, तब इसके अंदर में अच्छी तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन लोग को मिलेगी। फिर चौथा स्टॉक है सीडीएसएल। अब सीडीएसएल के अंदर में देखिए 11 अक्टूबर को अपन लोगों ने बात की थी, तो उस समय प्राइस तकरीबन 1360 के करीब चल रहा था। अभी प्राइस है 1870। अगेन सेम थ्योरी, फाइनेंशियलाइजेशन और बेनिफिट और इंडिया में ग्रोइंग नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स उसका बेनिफिशियरी। अब बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम के बारे में मैंने पॉजिटिव बातें क्यों की थी, बिकॉज पेटीएम जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है इसके पास में एक बहुत बड़ा मोट है। वो है इसके पास में यूजर बेस, उसका एक्सेस, उसका यूजेज और उसके पास जो लाइसेंसेस हैं। लाइसेंसेस में अब जैसे उसके पास में पेमेंट बैंक का लाइसेंस है, उसके पास में बीन अ वॉलेट उसका एक लाइसेंस है, उसके पास में सेबी के अंडर में वो काम करता है, उसके पास वेल्थ मैनेजमेंट लाइसेंस है, उसके पास ब्रोकिंग का लाइसेंस है। तो दो तरह के मोड होते हैं किसी भी इस तरह के बिजनेस के अंदर। एक यूजर एक्वायर करना और उनसे एंगेज करने का मोड, और दूसरा लाइसेंसेस के थ्रू यूजर को मोनेटाइज करने का मोड। तो आप देखिए पेटीएम के अंदर में मोनेटाइजेशन ट्रेंड अच्छा खासा था। ये क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ हो रही थी, एबिटा नेगेटिव मार्जिन कम हो रहा था और मोमेंटम इसके अंदर में स्टॉक के अंदर में यहाँ पर आया था। तो अपन लोगों ने 11 अक्टूबर को जो बात की थी, उस वक्त प्राइस तकरीबन चल रहा था यहाँ पे, या आप देखिए यहाँ ब्रेकआउट आया था और दोनों तरफ से मंथली प्लस वीकली के अंदर में मोमेंटम आया था। लेकिन ये मोमेंटम डाई डाउन हो गया यहाँ पे। मंथली चार्ट के अंदर में भी मोमेंटम खत्म हो गया और वीकली चार्ट में मोमेंटम खत्म हो गया। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये यहाँ हमने एक विजन बनाया था इस स्टॉक के अंदर में काम करने का, बट यहाँ पर आके हमारा वो जो विजन है उसको फॉर वट एवर रीजन, इसमें आरबीआई के इम्पोर्टेंट कुछ पॉलिसी एक्शंस आए थे जिसके कारण जो लेंडिंग बिजनेस है इसका, उसको इनको रैप अप करना पड़ा था, इनको डाइल्यूट करना पड़ा था। और अभी रिसेंटली केवाईसी ओरिएंटेड कुछ इश्यूज आ रखे हैं, तो पेमेंट बैंक वाला जो इनका बिजनेस है वो लिटरली बंद हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि पेटीएम जो है वो क्या कंपनी पूरी बंद हो जाएगी, या ये जो वैल्यूएशन आज की डेट में है तकरीबन 32-33 हजार करोड़, इसका कोई रेलिवेंस है कि नहीं है। क्वेश्चन जब भी आता है मार्केट के अंदर में, देखिए ये मोमेंटम वापस देने की कोशिश कर रहा था, बट बिकॉज मोमेंटम नहीं था तो स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया और वापस क्रैश कर गया। अब आज के रेट में पेटीएम जो है, सी, आप कभी भी एक थेसिस बनाते हैं और उस थेसिस में सारे थेसिस राइट नहीं होंगे। पॉइंट ये है कि जो थेसिस पे आप रॉन्ग हो रहे हैं उसमें आप लॉस बुक करके आगे निकलें, क्योंकि जो थेसिस में हम राइट हो रहे हैं वो राइड करें और उसमें हम बड़ा पैसा कमाएं। अब हमको पेटीएम में क्या करना है? बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब क्या करें पेटीएम के अंदर। देखिए पेटीएम का जो लो था, मंथली लो की अगर बात करें, वो था 487 के, और अभी जो पेटीएम का भाव है, पेटीएम इज मोटा मोटी ट्रेडिंग एट अराउंड, इसको देख लेते हैं स्टॉकेज के अंदर में। अभी पेटीएम का जो भाव है वो है 487। तो ये अपने इस मंथ का जो क्लोजिंग भाव था उसके आसपास ये आ चुका है, राइट। मंडे को मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, क्योंकि मैंने कुछ इस पे स्टडी किया है कि डेफिनेटली गिरते हुए तलवार में हमें कभी भी पैसा नहीं डालना है। वो कहते हैं ना, गर्दन जो है गिरते हुए तलवार में अपनी गर्दन को मत डालो, बिकॉज बहुत हाई चांस है कि आपका गर्दन कटेगा। तो मैं फॉर श्योर अभी तो इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करूंगा, स्पेशली मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ। तो जब तक मुझे मोमेंटम अच्छा नहीं नजर आएगा मैं इसमें काम नहीं करूंगा। लेकिन एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हो सकता है कि इसमें कुछ वैल्यू लोगों को दिखे, राइट। बट कब दिखेगा वो समय ही बताएगा, और किस प्राइस पे दिखेगा वो बताना बहुत मुश्किल है। बिकॉज इस तरह से गिरते हुए स्टॉक के अंदर में अगर कंप्लायंस के इश्यूज हैं, राइट। अगर आप देखो पेटीएम के अंदर में अब इशू है कंप्लायंस का। अगर आपने न्यूज देखें, माफ कीजिएगा, ये आई डोंट नो ये हिंदी में क्यों आ गया, जस्ट मिनट।
तो ये जो कंप्लायंस इश्यूज है ना कि आप 1000 अकाउंट खोल दिए और एक ही पैन नंबर पे, ये सब बड़े इश्यूज हैं। और तो जब इस तरह के बड़े इश्यूज रहते हैं, तब एक बार तो माइंड बोलता है कि भाई अगर रेगुलेटर चाहेगा ना, तो बिजनेस को पूरा समाप्त कर देगा। तो क्या समझदारी है कि हम इन इश्यूज के अराउंड अपनी गर्दन को सामने रखें और इस स्टॉक के अंदर में पैसा डालें? अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं डेफिनेटली अभी नहीं डालूंगा पैसा, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है जब कोई स्टॉक गिरता है, बिकॉज जो स्टॉक गिरता है उसी में ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो देखते हैं अभी रेगुलेशन कैसे प्लान हो रहा है। मंडे को स्टॉक डेफिनेटली और गिरेगा, बट मैं नहीं लूंगा मंडे को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर स्टॉक रिवर्स कर जाता है। टिपिकली क्या होगा, ये गिरेगा, थोड़ा रिकवर करेगा, फिर गिरेगा, फिर थोड़ा रिकवर करेगा, गिरेगा। तो जब रिकवर करेगा, गिरने के बाद फिर रिकवरी आएगी और ये अपने उस हाई को तोड़ेगा, तब मैं एंटर करूंगा। अभी मुझे एंटर करने की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऑल्दो इंटाइसमेंट बहुत रहेगा, बट इसको एंट्री अभी हमको नहीं देखना चाहिए, बिकॉज मोमेंटम इस स्टॉक में एकदम खत्म हो गया है और कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगा। और देखिए जब एक रेगुलेटेड एंटिटी जब इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो क्योंकि पेटीएम सेबी में भी रेगुलेटेड है, तो ऐसा नहीं होगा कि सेबी जो है वो उसको ऑब्जर्व नहीं करेगी। सेबी भी ऑब्जर्व करेगी, मे बी सेबी भी स्क्रूटनी करेगी कि जो जो अकाउंट पेटीएम मनी ने खोला है उसका क्या होगा। ये सब बातें आएंगी, बिकॉज जब वो कहते हैं ना, कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। और इंडिया में पर्टिकुलरली किसी एक ग्रुप के ऊपर में अगर अटैक होता है तो वो थोड़े दिन तक चलता है। तो या तो आप वैल्यू इन्वेस्टर का पद्धति संभालते हुए नीचे के भाव पे स्टॉक को लें, बट मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि आपके लेने के बाद भी ये 20% और गिरेगा, ठीक है? या आप रुक जाइए, जब रिवर्सल हो तब थोड़ा क्लाउड क्लीन हो जाए, उसके बाद में अगर रिवर्सल हो और रिवर्सल पे ब्रेकआउट आए तो पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं तो इसको जाने दीजिए। बिकॉज अभी आज के रेट में मार्केट के अंदर में एक्चुअल में देखा जाए ना, तो जहां पैसे बन रहे हैं और जहां थोड़े दिन और बनेंगे, वो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। मैंने काफी दिन से मैं ये बात बोल रहा हूँ, और मैंने स्टॉकेज क्लब के अंदर में भी अपने जो क्लब मेंबर है उनको बार बार ये बात कही थी कि स्पेशली गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन जीत गई थी, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर में मैंने ये बात कह दी थी कि PSUs are doing super, especially NSE PSU banks. You need to own some of them. मतलब अगर आपने PSUs का रैली को मिस किया है, तो डेफिनेटली अभी का इस पूरा थीम को आपने पैसा बनाने में मिस किया है। बट डोंट वरी, थीम नए आएंगे, वर्किंग हम नए करेंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, बस मार्केट में हमको लगे रहना है, और अपॉर्चुनिटीज जब आए तो उन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करना है। जाने से पहले एक छोटी सी बात कर देता हूँ कि कई लोग हैं जो ये पूछते हैं कि सर, स्टॉक्स आइडेंटिफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन एंट्री एग्जिट उनमें कैसे करें? तो वो लर्न टू ट्रेड जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें ये बातें भी डिस्कस होंगी। बट एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भैया, कि से हम लोगों ने चार्ट पैटर्न के थ्रू स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, ठीक है? कोई भी एक स्टॉक को करते हैं, तो सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न के अंदर में इंदर सोल रहना है, ठीक है? ये कंपनी आई प्योर चार्ट पैटर्न के बेसिस पे हम अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक चार्ट पैटर्न इसने, ठीक है? खाली चार्ट पैटर्न देख के मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ओके? मैं अपने फ्रेमवर्क में देखूंगा क्या ये कंपनी सेटिस्फाई होती है, अगर होती है तब मैं पार्टिसिपेट करूँ। जैसे यहाँ पर RS अभी 0 है, अगर RS प्लस हो जाता है मंडे को और ये अपने स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, तब मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपको हड़बड़ी एकदम नहीं करनी चाहिए। तो 32, ये जो लाइन है 3265 की लाइन है, तो मैं 3265 के ऊपर लूंगा, क्योंकि बाय द टाइम RSP जो है, जो अभी एकदम जीरो पे खड़ा है, ये भी पॉजिटिव हो जाए। तो आप देखिए, अगर आपने एक फिल्टर डाल दिया ना, तो ऐसे बहुत स्टॉक होंगे जो आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन आपका फ्रेमवर्क में वो सेट नहीं बैठते हैं।
और कोई भी स्टॉक अगर आपका फ्रेमवर्क में सेट नहीं बैठता है, तो उसमें मैं कतई भी हाथ नहीं दूँगा। ये मेरा नियम है और उस नियम को मैं सर्कमस्टेंटली फॉलो करता हूँ और कोई भी चंद आ जाए, मुझे कुछ भी सिखा दे, मैं उसको डिस्टर्ब एब्सोल्यूटली नहीं करता हूँ। तो ये था एक छोटा-सा वीडियो दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स लोग के साथ शेयर करेंगे। बस ध्यान रखिएगा जो बात मैंने पहले बोली कि अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ कुछ तो इंटरेस्टिंग कर ही रहा हूँ और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट ही करेगा कि मैं और बेटर करता। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।